अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, अमेरिका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। अमरीकी सरमायाकारों के वफद का मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करने का जो है वो दिलचस्पी का इजहार किया गया है। अमरीका पाकिस्तान में मसनूई जहानत, रिटेट और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी करना चाहता है। इस वक्त पाकिस्तान इस्लामाबाद में अमरीकी सरमायाकारों का एक वक्त आया हुआ है जिसकी क़यादत जेंट्री बीच कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान एक मौजू मुल्क है, यहाँ पे सरमायाकारी मुमकिन है और हम यहाँ पे सरमायाकारी करना चाह रहे हैं। उन्होंने कोई पिछली अपनी हुकूमत का भी जिक्र किया है कि गुज़श्ता 4 सालों में बाइडेन हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं किया, पाकिस्तान में उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया। वक्त आ गया है कि हम ताल्लुकात को यानी सफारती ताल्लुकात को बेहतर करें। उन्होंने ये भी वाज़ा किया कि मैं किसी सफारतकारी मुहिम पे नहीं आया, मेरा जो काम है वो सिर्फ तिजारती सफारतकारी है, हम यहाँ सरमायाकारी करने आए हुए हैं और पाकिस्तान से मुतल्लिक जो गलतफहमियाँ पैदा की गई हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। तो ये अगर देखा जाए के लिए एक कामयाबी है, जैसे कि हुकूमत दावा कर रही है कि हमने मुल्क के अंदर जो सरमायाकारी के लिए वो बेहतरीन फ़िज़ा पैदा की है और हम इसको बेहतर कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ पे मामलात हैं, पहले यहाँ सरमायाकारों को बहुत मुश्किलात होती थी, अब हम उनको यहाँ फैसिलिटेट करेंगे। आज ये अमरीकी जो वफद यहाँ पे आया हुआ है, इसके सरबराह ने जब यहाँ पे ये दिलचस्पी का इजहार किया है कि पाकिस्तान एक मौजू मुल्क है, यहाँ पे सरमायाकारी होना चाहिए। एक्चुअली पाकिस्तान का मसला यही है कि हमारे हाँ जो अपने जो कारोबार हैं वो बिल्कुल डाउन चल गए हैं। उसके कई वजूहत है, यहाँ पे यूटिलिटी का मसला है, यहाँ पे पॉलिसीज़ का मसला है। कहा जाता है कि पाकिस्तान ओवर रेगुलेटेड मुल्क है, यहाँ पे अगर कोई सरमायाकारी करने आता है और ख़ुद जो पाकिस्तान के अपने सरमायाकार हैं जब वो कोई कारोबार शुरू करते हैं तो उसके ऊपर इतनी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, इतने प्रोसीजर्स हैं, इतने मसाइल उसके होते हैं कि वो बेचारा काम को भूल के फाइलों के चक्कर में पड़ जाता है। लेकिन बहरहाल ये हमारे लिए खुशाइंद बात है कि वफद ने यहाँ पे दिलचस्पी जाहिर की है सरमायाकारी की, और जो शोबे चुने तौर पे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चूँकि एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, अब सब टेक्नोलॉजीज पीछे रह गई हैं, जो कुछ भी होना है अब AI के ज़रिए होना है और इसके ऊपर अगर काम किया जाए तो पाकिस्तान आगे जा सकता है। फिर इसके अलावा रियल इस्टेट की बात की गई है। पाकिस्तान में चूँकि पहले भी रियल इस्टेट का काम जो है, जब सब काम रुक जाते हैं तो रियल इस्टेट के चलते रहते हैं, अभी भी आलमोस्ट चल रहा है। तो उसके अंदर ये भी एक अच्छी बात है कि हमारे पास रकबे के हिसाब से पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और अगर यहाँ पे नए शहर बसाए जाएँ, नया रियल इस्टेट के ऊपर अगर बैरूनी सरमायाकारी आती है तो एक बहुत अच्छी बात है। फिर मादनियात की जो बात की गई है अमरीकी सरमायाकारों की तरफ से, तो मादनियात से एक भरपूर मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मादनियात हैं, नायाब मादनियात हैं, लेकिन हम चूँकि इन मादनियात से फ़ायदा नहीं उठा रहे और इस वजह से हम नुकसान में जा रहे हैं। ये कुदरती वसाइल और पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज से लदा हुआ है, लेकिन चूँकि यहाँ पे पॉलिसियाँ ठीक नहीं है, इस वजह से सरमायाकार भाग जाता है। और यहाँ पे फिर टेक्नोलॉजी का भी मसला है कि हमारे पास जो इस वक्त कानकुनी के या दूसरे इस किस्म के जो हम मादनियात के हवाले से हम काम जो हमारे लोग कर रहे हैं, उनके पास फरसूदा टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है और फिर अफेक्टिवली जो मादनियात उनको निकाल के बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इस किस्म के मामलात हैं। बहुत अच्छी बात है, ये खुशाइंद बात है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे अपने प्रोग्राम में। इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मुझे प्रोग्राम में बातचीत के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सरदार जुल्फ़कार अली, एडवाइज़र टू गवर्नर पंजाब। इसके अलावा सादुल्लाह साहब, ये मेंबर है कौमी असम्बली। कुर्सिया मुमताज़ साहिबा तजियाकार हैं और रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा अमार साहब। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कुर्सिया मुमताज़ साहिबा, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया है कि पाकिस्तानी जो सरमायाकार हैं उनका एक वक्त जो है इस्लामाबाद में आया हुआ है। उन्होंने दिलचस्पी ज़ाहिर की है पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की। इस वक्त हमें सरमायाकारी की अशद ज़रूरत है और अगर ऐसा मुमकिन हो जाए, जैसे उन्होंने कहा है कि हम यहाँ दिलचस्पी रखते हैं और बड़े अहम शोबे उन्होंने चुने हैं, जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया है AI है, मादनियात है, रियल इस्टेट है। तो अब ये क्या समझते हैं कि जो पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान एक मौजू मुल्क नहीं रहा, लेकिन अब अमरीकी वफद ने कहा कि नहीं, ये एक अच्छा मुल्क है सरमायाकारी के हिसाब से। क्या समझते हैं कि इससे हमारे जो हुकूमत इकदाम कर रही है मुल्क को बेहतर करने के लिए, मुल्क के जो माशी हालात हैं उनको बेहतर करने के लिए, उसकी तरफ ये कैसा कदम है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया है इस मौजू पे बात करने के लिए।
دیکھیں یہ جو وفد پاکستان آیا ہے امریکی سرمایہ کاروں کا، جس میں جینٹری بیچ، جس کا نام بھی پہلی بار میرا خیال ہے پاکستانیوں نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا کے تھرو ہی سنا ہوگا، اور بہرحال وہ اس وفد کی سربراہی کر رہے ہیں. تو یہ کوئی گورنمنٹ لیول پر کسی طرح کا کوئی ڈیلیگیشن نہیں ہے. اس کی وہ وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ حکومتوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی اگریمنٹ کرنے نہیں آئے، نہ کوئی وہ سفارتکاری کرنے کے لیے آئے ہیں. بنیادی طور پر وہ ایک پرائیویٹ انویسٹر ہیں جو دنیا بھر میں انویسٹمنٹ کے لیے وزٹس کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان میں ان کا وزٹ اس حوالے سے اہم سمجھا جا رہا ہے کہ کیونکہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے 9 اپریل کو ایک جو رجیم چینج کے حوالے سے الزامات لگائے گئے اور اس حوالے سے پولیٹیکل ٹینشن بھی پائی گئی ہے. تو اس کے بعد جب ٹرمپ انتظامیہ واپس آئی ہے اور پالیسی شفٹ ہوا ہے تو کافی زیادہ پرابلمس موجودہ پاکستانی رجیم کے لیے ہو گئی ہیں. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حکومتیں کرتی رہتی ہیں. سرمایہ کاروں کو انوائٹ بھی کیا جاتا ہے اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت وقتی طور پر ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اور بہت لانگ ٹرم ان کے کوئی اثرات نہیں ہوتے کیونکہ حکومتی سطح پر نہیں ہوتے. اس وقت ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کے معاملات سے اپنے آپ کو ایک محتاط فاصلے پہ رکھا ہوا ہے. آل دو رچرڈ گرینیل کے ٹویٹس وغیرہ جو عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے وہ کرتے رہے ہیں، اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جینٹری بیچ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے کہ رچرڈ گرینیل کو غلط طریقے سے بریف کیا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ ٹویٹس کیے ہیں. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح کی ایک فیبریکیشن ہے جو دکھائی جا رہی ہے. لیکن پاکستان کے عوام کو بھی علم ہے اس بات کا کہ پیچھے اسٹوریز کچھ اور چل رہی ہوتی ہیں اور آپ کو دکھایا کچھ اور جا رہا ہوتا ہے. اچھا، اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تقریباً 35 یا 40 کے قریب پروگرامز ایسے ہیں جو یو ایس ایڈ پہ چل رہے تھے، جس میں سے زرعی پروگرامز بھی تھے، جن میں آپ کی ہیلتھ کے پروگرامز بھی تھے. اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ملک ایڈ پر جس طرح چلتا ہے اسی طرح پاکستان چل رہا تھا، تو وہ ایڈ بند کر دی گئی. ایڈ بند کرنے سے ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک کو لانگ ٹرم میں تو فائدہ ہی ہوتا ہے. ایڈ بند کی گئی ہے اور اگر پرائیویٹ انویسٹرز پاکستان آ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے اور اس کو ایک اچھے شگون کے طور پر ضرور لینا چاہیے. لیکن بات وہی ہے کہ پرائیویٹ انویسٹر کوئی بھی ہو، چاہے وہ ملکی ہو یا غیر ملکی ہو، اس کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سب سے پہلے اسی کو دیکھتا ہے. اگر کوئی ملک ورنریبل ہے کسی انسٹیبلٹی کے لیے یا وہاں پہ عدم توازن موجود ہے خاص قسم کا، جس پہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے فریڈم آف ایکسپریشن، اگر وہ ملک میں نہیں پایا جاتا ہے اور لوگوں کو بات کرنے کی آزادی نہیں ہوتی ہے، جو کہ اب پیکا ایکٹ کی منظوری کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ جو غیر ملکی سرمایہ کار ہے، چاہے وہ امریکی ہو، وہ چاہے برٹش ہو، چاہے وہ جرمن ہو، سیاسی استحکام کی ضرورت ہوتی ہے، پالیسیوں کا تسلسل ضروری ہوتا ہے. یہ سردار صاحب جیسے آپ گفتگو سن رہے ہیں قدسیہ ممتاز صاحبہ کی کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ امریکی صفات وہ آئے ہیں یہاں پہ سرمایہ کار، انہوں نے پاکستان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے قدسیہ ممتاز کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر تبھی سرمایہ کاری ممکن ہو سکے گی کہ جب سیاسی جو ہے استحکام ہوگا، پالیسیوں کا تسلسل ہوگا. یہ تو پری ریکوزٹ ہے کسی ملک کی ترقی کے لیے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں جو امریکی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کامیاب ہو پائے گا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علوی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. اور میرے ساتھ میری محترمہ قدسیہ ممتاز صاحبہ اور میرے جو لائف دیگر ہمارے ساتھی ہیں سعد اللہ بلوچ صاحب. سر، گزارش اس طرح جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ دیکھیں کوئی بھی ڈیلیگیشنز خواہ امریکہ کا ہو، خواہ وہ مڈل ایسٹ کا ہو یا خواہ وہ یورپ کنٹری کا ہو، جب پاکستان کے اندر وہ رخ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ یہ فیل کر رہا ہوتا ہے ایک مطلب کہ بھائی پاکستان کے اندر ابھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی ٹرمپ نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے تو اس کے بعد شاید انہوں نے اپنا جو پہلا دور تھا اس سے کچھ غلطیاں جو کچھ ان سے ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان غلطیوں کو دور کر کے تو امت مسلمہ کے لیے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ شاید ان کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے. تب ہی ان کے جو اس وقت جینٹری بیچ جو ایک پرائیویٹ دورے پر آئے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، تو ڈیفینیٹلی
پاکستان کے اندر جو اسٹیبلٹی ہے الحمدللہ وہ ٹائم ٹو ٹائم بہتر ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی پاکستان کی جو خاص کر ہماری جو جس کو ہم سیاسی استحکام بولتے ہیں وہ جب تک بہتر نہیں ہوگا ہمارا ملک کبھی بھی آگے ترقی نہیں کر سکتا. تو میرے خیال کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل جل کر سب سے پہلے آپس میں اتفاق و اتحاد اور ایک یکجانیت کا ایک مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے فارنر جتنے بھی ہیں ہمارے دیگر جو دوست ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ہمارا جو قریبی دوست ہیں چائنا اور دبئی اور اس کے علاوہ سعودی عرب اور دیگر مڈل ایسٹ کنٹری ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی اس وقت تک کوئی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اسٹیبل ملک اور جب تک ہم ان کو ایک اچھی طریقے سے ریپریزنٹ نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی انوائرمنٹس کو ان کے سامنے اچھے طریقے سے پیش نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ پاکستان کے اندر خواہ وہ امریکن ہے یا کوئی بھی نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں مل جل کر ہم اس ملک کے رہنے والے باشندے ہیں, ہم نے عمریں گزار لی, ہم نے سیاست بھی کر لی, ہم نے آئندہ بھی کرنی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ نسل کم از کم ہمیں یہ سوچے کہ ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں جو ہماری کولیشن گورنمنٹس کا حصہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ دنیا کے اندر ہماری جو پگڑی ہے وہ اونچی ہو. جی بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, سیاسی ہم آہنگی کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا راجہ عمار صاحب, جیسے کہ آپ گفتگو سن رہے ہیں, جو امریکی یہاں پہ سرمایہ کار آئے انہوں نے پاکستان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور کچھ شعبوں کے اندر وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن پہلے دو شرکاء نے جیسے بات کی ہے کہ سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند تو ضرور ہیں, لیکن پاکستان کے اندر سرمایہ کاری تبھی ممکن ہو سکے گی کہ جب یہاں پہ سیاسی جو ہے وہ استحکام ہو, یہاں پہ پالیسیوں کا تسلسل ہو. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو نون لیگ یعنی اس وقت حکومت اور جو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے درمیان جو ایک معاملات چل رہے ہوئے ہیں, جو پہلے مذاکرات چل رہے ہوتے, اب مذاکرات بھی کل سے ختم ہو گئے ہیں, تو ایسے حالات میں جو ملک کے اندر یہ جو سیاسی استحکام چل رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے جیسے امریکی سفارتکار امریکی جو وہ ہے سرمایہ کار آنا چاہ رہے ہیں, یہ ایسا ممکن ہو سکے گا؟ جی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کے لیے. جی جیسے کہ ابھی ہمیں سن لو دوسرے پارٹیسپینٹس نے جو بات کی, جیسے کہ انویسٹمنٹ کی بات ہے, اگر لوکلی ہم بات کریں ود ان پاکستان, اگر میں میرا آپ کے ساتھ بھی اگر میں لوکل ایگزامپل دے کے اس کو ایلیبریٹ کرتا ہوں, اگر میں آپ کے ساتھ بھی بزنس کرنا چاہتا ہوں, سب سے پہلی چیز میں دیکھوں گا سسٹینیبلٹی, پھر میں دیکھوں گا فوکس, اور پھر میں دیکھوں گا کہ کریڈیبلٹی. یہ تین پوائنٹس ہوتے ہیں کسی بھی انویسٹر کے, کیونکہ اس وقت جب آئی ایم ایف کا ہمارے پروگرام ہمارے پاس چل رہا ہے, تو جو انٹرنیشنل لینڈرز اور وینڈرز ہیں وہ اس پروگرام کو بھی سب سے پہلے دیکھیں گے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ انویسٹمنٹس کریں گے. بڑی اچھی بات, 8 بلینئر انویسٹر گروپ یہاں پر آیا. اور جہاں تک رچرڈ گرینیل کی بھی بات انہوں نے کی کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اے آئی کی بات کریں گے, اے آئی بیسڈ جو ویڈیوز فیک ان کو دکھائیں گے, انہوں نے کہا کہ وہ امیج میرے آگے آیا, اور وہ جو اب کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر آ کے اے آئی کے اوپر کام, کیونکہ دنیا آپ کو پتا ہے اب تو بالکل ہم آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی سے شروع کیا, انفارمیشن سسٹم پہ گئے, اب ہم آگے میٹا پہ آگے, اب ہمارے سرچ انجنس آپٹیمائزڈ ہو گئے. ایون اب تو وہ دور آنے والا ہے کہ جب جو چیز آپ سوچتے ہیں وہ چیز آپ کے سامنے موبائل پہ ڈسپلے ہو جاتی ہے, تو دنیا سمٹ کے ایک موبائل فون کے اندر آ گئی. اب آگے پاکستان کی بات, اس سے پہلے بھی میں راجہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی, شاید سٹک ہو گیا. ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی, جی پلیز کنٹینیو کریں. میں کہتا ہوں جی پہلے بھی میرا یہ فوکس رہا ہے کہ میں نے کہا کہ جیسے کہ یہ ہماری ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے, تو ہماری اس طرح سے ایک نیشنل اکنامک پالیسی ہونی چاہیے. حکومتیں آئیں جائیں, نیا سیٹ اپ آ جائے, رجیم چینج ہو جائے, لیکن ہماری اکنامک پالیسی, کیونکہ ہماری اکنامک پالیسی وہ ہے جس سے ہم نے اپنے ملک کی اکنامکس کو بہتر کرنا ہے, وہ مائکرو لیول پہ ہے, میکرو لیول پہ ہے, گراس روٹ لیول سے شروع کریں گے تو پھر ہم میگا لیول پر جائیں گے. جہاں تک یہ جی راج صاحب بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا آپ سے. فاروق عوان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہیلو. ہاں جی راج صاحب بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, ہم آگے بڑھتے ہیں. فاروق عوان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی. اچھا فاروق عوان صاحب, یہاں پہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے کہ ایک
अमरीकी सरमायाकारों का वफ्द इस्लामाबाद में मौजूद है, जिसकी क़यादत जो है वो जेंट्री बीच कर रहे हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सरमायाकारी के लिए एतमाद का इज़हार किया। उन्होंने कहा है कि हम AI और मादनियात और रियल एस्टेट के शोबे में सरमायाकारी करना चाहता है, और जो माजी में कुछ गलतियाँ हुई हैं पिछली हुकूमत से उसको हम करेक्शन चाहते हैं, और हम पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करते हैं कि यहाँ पे हम सरमायाकारी करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात है इस वक्त सियासी बदअमनी है, जैसे कि मुज़ाकरात चल रहे थे, मुज़ाकरात भी कल से ख़त्म हो गए हैं। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकार जो है वो कितना महफूज है? देखिए, ये तो हम शुरू से बात करते हैं कि जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा मुल्क में सियासी तौर पर, उस वक्त तक कोई मुल्क या कोई सरमायाकार हमारे मुल्क में ना सरमायाकारी करेगा, ना वो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, ना वो किसी और ट्रेड की तरफ वो हमारा साथ है। तो मुल्क में काम, और देखिए एक आपने मुल्क की सबसे बड़ी दिमाग को आपने दीवार पे लगाया हुआ है। हमारा जो वज़ीर आज़म है, जो मैं उसको अभी भी वज़ीर आज़म कहते हैं हम लोग, वो जेल में है। तो एक आप कैसे सोच सकते हैं, या मेरी अकल से ये चीज बाहर है कि मुल्क कैसे आके हमारे मुल्क में सरमायाकारी करे या वो हमें फायदा पहुंचाए। सबसे पहले हमारे मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, कोई बंदा हम पर एतमाद नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ इसमें अमेरिका एक दुनिया की सुपर पावर है, वो उसके पास वहां पे इन्वेस्टर्स हैं जो जाकर काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और जिससे सरमायाकारी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कोई भी आएगा वो सोच समझ के आएगा। मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में अगर इस वक्त सियासी कुव्वत मौजूद है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुव्वत नहीं है। अगर कोई बातमाद आदमी है जिसके ऊपर सरमाया का गरीब मुल्क वाले अगर किसी पर अखबार कर सकते हैं तो वो इमरान खान है। होते हुए तो मैं नहीं समझता, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो दुबई वाले है, चाहे यूएई है, कतर है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर सरमायाकारी करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा फारूक अवान साहब, जैसे कि मुज़ाकरात चल रहे थे तो फिर PTI ने एकदम उससे क्विट कर लिया, और कल जो चौथा दौर हुआ है उसके अंदर PTI ने शिरकत नहीं की। अगर मुज़ाकरात चलते रहते तो कुछ न कुछ मफाहमत की गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन एकदम जो है वो PTI ने वो मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। तो इससे फिर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो बढ़ेगा नहीं? हमारे से 3 सियासी दौर हुए और हमारी जो शर्त थी जुडिशल कमीशन वाली, हमारी मेन शर्त थी सियासी कैबिनेट पर हाथ किया जाए, लेकिन इन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी और ना इन्होंने हमें जुडिशल कमीशन इन्होंने बनाया। तो ये तो हमारा वादा मौक़िफ़ था कि अगर जुडिशल कमीशन बनेगा तो अच्छा मुज़ाकरात जो होगा वो मशरूत होगा। तो इसमें आपने हुकूमत की अदम दिलचस्पी आप सब ने देखी है, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना। लेकिन हुकूमत तो कहती है कि नहीं, हमने इनकार नहीं किया किसी चीज से, ना मुज़ाकरात से इनकार किया, ना जुडिशल कमीशन से इनकार किया, लेकिन वक्त तो लगता है ना। मुज़ाकरात से इनकार हम भी नहीं कर रहे। देखिए वक्त कितना 2 साल तो हो गए हैं और जो हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, तो इनको चाहिए, ये कोई इतनी लंबी चौड़ी साइंस तो नहीं है। अगर ये बनाना चाहें तो इनके पास पूरा इख्तियार है। इनको चाहिए जो हमारा मुतालबा सुप्रीम कोर्ट के जो भी सीनियर 3 जजेज हैं, वो इसके ऊपर ही अपना पैनल तश्कील है, वो इस मामले की तहकीक करें। हमारा ये वादा। जी। अच्छा, लेकिन फारूक अवान साहब, जितना मर्जी आप कर ले, दोबारा तो मामला तो फिर टेबल पे ही हल होना है, मुज़ाकरात से ही हल होना है। आप फिर एहतजाज करेंगे, फिर कोई मामलात होंगे, दी एंड आना तो मुज़ाकरात पे ही है। तो फिर PTI को थोड़ा सब्र तो करना चाहिए था। देखिए चीफ साहब की बिल्कुल वाज़ेह इस मामले में हदायत भी है और हमारा जो नुक्ता नजर है वो बिल्कुल क्लियर है कि बिल्कुल मुज़ाकरात की टेबल पर जो कुछ हो सकता है वो सड़कों पर नहीं हो सकता। हम भी यही चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए हम अपने जो मुतालबात हैं, जो हमें जहाँ से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाए। अगर हम सड़कों पर आते हैं, एहतजाज करते हैं, तो वो मजबूरी है। जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो लाभ हल्ला हम सड़कों पर आएंगे, हम अपना पूरा मन एहतजाज जो हमारा जमहूरी हक है वो हम रिकॉर्ड करवाएंगे। तो ये तो इनको चाहिए कि ये जो मुज़ाकरात है आगे मुस्बत तरीके से ये बढ़ाएं। हम तो पूरी तरह के मुस्बत तरीके से आगे बढ़े हैं अपने इससे, और हम चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और हम जो हमारे मुल्क में इस्तेहकाम के लिए जरूरी है, जो भी आपने बात की है, जब इस्तेहकाम
काम आएगा तो इंशाल्लाह सरमायाकारी भी आएगी। जी ठीक है, जी ठीक है अवान साहब। अच्छा, कुर्सी मुमताज़ साहिबा, ये आज सदर पाकिस्तान ने मुतनाज़ा पीका बिल के ऊपर दस्तखत कर गए हैं। अब ये काबिल अमल हो गया है, कानून बन गया है, और पीका एक्ट के हवाले से ये चूँकि पिछली भी हुकूमतों ने इसके ऊपर काम किया, ये अभी तो तरमीम हुई है, और जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि बस हम एक ऐसा कानून लाएं कि बस कोई हमारे खिलाफ बोल ना सके। और अभी ये जो टर्म इस्तेमाल की जा रही है फेक न्यूज़ क्या है? फेक न्यूज़ वही फेक न्यूज़ तो नहीं है कि जो मुझे पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है, हुकूमत को पसंद नहीं है। तो इस तरह अगर आज़ादी राय के ऊपर कदगन लगते रहे तो फिर ना मीडिया बचना है, ना कुछ और बचना है। तो जो भी हुकूमत आती है, कोई ज़रूरी नहीं कि मौजूदा हुकूमत, जो भी हुकूमत आती है सबसे पहले वो मीडिया के ऊपर कदगन लगाने की कोशिश करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक फजूलियात है, जो कि अखलाक से गिरी हुई चीज़ें हैं, मुल्क के सलामती के खिलाफ जो चीज़ें हैं, या अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ चीज़ें, उसको रोकना तो ज़रूरी है। ये तो हमारे सिक्योरिटी का ये तो प्री रिक्विजिट है, इसके बगैर तो मुल्क चलता नहीं। लेकिन अगर इसके आड़ में आप सियासी मुखालफीन के ऊपर कुछ ऐसे कदगन लगाएंगे, आप उनको इसके ज़रिए रोकेंगे या ऐसे मामलात करेंगे या ऐसा होंगे, तो फिर ये तो बात अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप जो कोर इश्यूज़ हैं उनके ऊपर तो आए, लेकिन पीका आर्डीनेंस जैसे जो जालमाना कानून है, इसके लाने से मुकम्मल तौर पर मीडिया के ऊपर जो है वो कदगन लगा लिया। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये चलेगा? ऐसे मामलात होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं? देखिए, आधी से ज़्यादा बात तो आप कर ही चुके हैं, बल्कि तकरीबन पूरी बात ही आपने कर दी है, मेरे कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। अभी वाइट हाउस की तर्जुमान का एक बयान मैं देख रही थी, तो उन्होंने कहा है कि जो सोशल मीडिया है वही वो उनको हम जर्नलिस्ट ही समझते हैं, और असल ख़बर जो है हमें वहीं से मिलती है, और वही एक सोशल मीडिया, एक अल्टरनेट मीडिया है, जो रिवायती मीडिया, उसके ख़िलाफ़ आप देखते आए कि ट्रंप बहुत, जब अब उनका फर्स्ट टेन्योर था तब भी वो CNN और जो दीगर बड़े मीडिया इदारे हैं उनके खिलाफ बहुत शदीद तनकीद करते रहे, और उसका उन्होंने खमियाजा भी भुगता है। जी। अब बात यह है कि आप ख़बर को कहाँ तक रोक सकते हैं। बात झूठी सच्ची ख़बर की तो है नहीं, बात यह है कि आप तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात यह है कि थोड़ा सा अगर सेन माइंड होता है ना, तो वो चीज़ों को टैक्टफुली डील करता है। आप मुल्क में माशाल्लाह ना लगाएं, लेकिन सामने एक सिविल हुकूमत हो, लेकिन काम सारे वही हो रहे हैं जो माशाल्लाह में हो रहे हैं, तो फिर आपकी एक सेफ एग्जिट होता है दुनिया में, आपको दिखाने के लिए होता है कि जी मुल्क में एक सिविल गवर्नमेंट है। तो उसमें बहुत सारे मामलात आपके आसान हो जाते हैं, सैंक्शंस नहीं लगती, तनकीद कम हो जाती है, और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिन पर आप एज ले सकते हैं। सही। इसी तरह जब आप अनटोल्ड अनरिटन किस्म के कवानीन मुल्क में नाफिज कर देते हैं कि जी आप उसको आप कानून की जिसको कहते हैं ना ब्लैक एंड वाइट में लेकर नहीं आते, कानून की हालत में लेकर नहीं आते, तब तक आप तनकीद से किसी हद तक बच जाते हैं। लेकिन जब आप इन जालिमाना सैंक्शंस को कि जी आप हुकूमत पे तनकीद नहीं कर सकते, आप किसी ख़ास महकमे या इदारे पे तनकीद नहीं कर सकते, आप अपनी बात नहीं कर सकते, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पाबंदी लगाते हैं, तो फिर बात ये होती है कि जब वो कानून बन जाता है ना, तो फिर दुनिया की नज़रों में आता है, और फिर ये होता है कि फिर आपके ऊपर सैंक्शंस भी लगती हैं, फिर आपके ऊपर तनकीद भी की जाती है, फिर आप खुद एक ओपन इन्विटेशन देते हैं दुनिया को, अपने ऊपर तनकीद का एक मौका देते हैं। तो बड़ा टैक्टफुली चल रहा था। मैं तो हैरान हूँ कि अब इस एक्ट के मंजूर होने से पहले कौन सी ऐसी बात थी जो नहीं हो रही थी, कौन सी ऐसी खबर थी जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रही थी, कौन सा ऐसा बैन था किसी पार्टी के ऊपर या किसी ख़ास शख्स के ऊपर जो नहीं लगा हुआ था, कौन से ऐसे मकासद थे जो इस एक्ट के मंजूर होने से पहले हासिल नहीं किए जा रहे थे। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर इसको एक कानून की शक्ल देकर आपने दुनिया को इनवाइट कर लिया है कि जी पाकिस्तान में एक ऐसा जालिमाना कानून अब नाफिज हो चुका है कि जिसके ऊपर दुनिया तनकीद भी करेगी, जिसके ऊपर डिबेट्स भी होंगी, जिनके ऊपर बात भी होगी। पाकिस्तान में पहले ही आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी है, जलसे जुलूस पर पाबंदी है, एक पार्टी अपना एहतजाज करने का ऐलान करती है, आप पूरे मुल्क को कंटेनर लगा के बंद कर देते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। आप एक्स ट्विटर जो है वो बगैर आप VPN के चला नहीं सकते, फायरवॉल आपने लगा के रखी हुई है, आपने स्निफर्स लगा के रखे हुए हैं, मखसूस अल्फाज पहले ही फिल्टर हो जाते, फिर भी आपने क्या रोक लिया है? आवाम को आप नहीं रोक सकते, आप लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे किसी भी कानून के तहत पाबंदी नहीं लगा सकते, या आपने अपने हक में एक मजीद एक गड्ढा खोद लिया है, और मुझे नहीं समझ आता कि ये कौन अक्लमंद है जो ये मशवरे दे रहा है। अच्छा, इससे पहले भी पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि साफियों के लिए ये खतरनाक तरीन मुल्क है, इसके बावजूद भी ऐसे इकदाम किए गए। सरदार साहब, जैसे आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि जो पीका आर्डिनेंस है ये
पीका एक्ट जो मंजूर हो गया, सदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर दस्तखत कर दिए, ऐसी क्या मजबूरी थी कि हुकूमत कवानीन होते हुए भी इतनी सख्तियाँ जो प्रैक्टिकली की जा रही है, जैसे कुदिया ममताज़ साहबा ने कहा है कि कानून के ना होते भी वो जो इसके ऊपर पाबंदियाँ हैं वो आयद की जा रही हैं, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि वजलत में आपने फिर तरमीम करके एक नया बिल सामने ला खड़ा किया? देखें, जैसा कि कुदसिया साहबा ने मेरे ख़्याल में मुझसे बेहतर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रोशनी डाल दी है। अगर सदर पाकिस्तान ने तमाम गवर्नर्स को भी इसकी समरी भेजी, आज हमारे सरदार सलीम हैदर साहब ने भी उसके ऊपर दस्तखत कर दिए, जो 12 नकाती एजेंडा था उनका उसके ऊपर भी उन्होंने दस्तखत कर दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अच्छे लोग मौजूद हैं, सोशल मीडिया के अंदर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी, हमारे साफ़ी बहन भाई भी, लेकिन कुछ लोग इसको मिसयूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक शायद उस मिस यूज़ को कम करने के लिए इन्होंने एक कानून पास किया है हमारी हुकूमत ने। मेरे ख्याल के अंदर इसका थोड़ा सा हम आगे चल के वेट करें, इंतज़ार करें। मैं यकीन से कहता हूँ कि इसका एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। चंद काली भेड़े हैं सरदार साहब जी इस तरह कर रहे हैं जी कि आप वो आटे उन्हीं के को साथ रोकने उनको के लिए पीसने की कोशिश तो ना मैं ये करें। समझता हूँ कि बिल्कुल उन्हीं को रोकने के लिए उन्होंने ये कानून पास किया है कि ताकि लोग अपने पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए, ख्वाह अगर कोई लिख रहा है या बोल रहा है, लेकिन कम से कम वो अपने पैरामीटर्स के अंदर रह कर बोले। जी ठीक है, लेकिन ये फेक न्यूज़ की जो बात की गई है, फेक न्यूज़ की तशरीह कौन करेगा? कौन इस चीज़ को कहेगा कि ये खबर है, ये ठीक है या नहीं है? ये तो एक मसला पैदा हो गया है। फेक न्यूज़ को तो कोई भी नहीं रोक सकता। देखें, फेक न्यूज़ को तो कोई भी उसको रोकना एक मैं समझता हूँ कि वो एक मुहाल बात है। ठीक है, मैं शायद इसके बाद इस चीज़ का जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो शायद लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इसका डर खौफ होगा, जो हमारे इस माशरे को, अच्छे लोगों को भी जो है ना इस चीज़ का एक मैं समझता हूँ कि एक उनके ऊपर भी एक गलत असर पड़ रहा है कि भाई कुछ लोगों की वजह से ये कानून पास किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इसका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन अगर होगी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो मैं समझता हूँ कि हमारे सहाफ़ी भाइयों बहनों के लिए भी और सोशल मीडिया और दीगर तमाम जो हमारे इदारे हैं उनके लिए एक बेहतर चीज़ है। जी ठीक है। अच्छा राजा अमार साहब, जैसे आप सुन रहे हैं गुफ्तगू यहाँ पे चल रही है पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से, आज सदर ममलकत ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए, कानून बन गया है और अब इसके ऊपर अमल दरामद होगा। तो ये इसमें पीपल्स पार्टी ने मुखालफत भी की है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी हमेशा वोट भी दे देती है ऑर्डिनेंस को बनाने में, लेकिन जब बन जाता है फिर पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत के लिए पब्लिक में आ जाती है। तो आप ये तरह हमें समझाएं कि आप पूरी तरह हुकूमत के साथ हैं कि अपोजिशन के साथ हैं? कोई काम हो जाता है तो आप उसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वो पार्लियामेंट में हो रहा होता है तो आप उसका साथ देते हैं। और फिर ये भी बताएं कि जो पीका का बिल अब पास हो गया है, ये हमारे आज़ादी राय के ऊपर एक कदगन लग गया है, तो ऐसे इसके होते हुए यहाँ कैसे मामला चलेंगे? जी राय साहब, हम इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे एक ब्रेक के पास। यहाँ पे एक वक्त हुआ है ब्रेक का, हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, यहाँ से सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे।